वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हम लोग बहुत सारा प्रीवियस है जेईई मेंस क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस है जेईई एडवांस क्वेश्चन, जिससे आपका कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। और अगेन सेम बात जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो सारा का सारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा, वो आप एक बार खुद से जरूर सॉल्व करें, जिससे आपका कंसेप्ट, जिससे आपको पता चले कि एग्जामिनर हमसे किस तरह का सवाल पूछने में इंटरेस्टेड है। तो एग्जाम में किस तरह का सवाल आता है, अगर आपको वो जानना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप एक बार खुद से जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे डिस्कशन की तरफ। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ फंक्शंस fx and gx are defined on real number to real number, ठीक है, such that fx हमें दिया हुआ है, gx हमें दिया हुआ है, then f minus gx हमें बताना है कि 1 1 होगा या फिर ऑन टू होगा। 1 1 ऑन टू, मेनी 1 इनटू, ये सब हमें बताना है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, यहाँ पर f माइनस जी एक्स बोल रहा है ना, तो वो कैसे निकलेगा। रेशनल के लिए क्या बोल रहा है, एफ एक्स 0, और इरेशनल के लिए x, और यहाँ पर इरेशनल के लिए 0 और रेशनल के लिए x। तो देखेंगे यहाँ पर मान लेते हैं x हमारा रेशनल है, x बिलोंग्स टू रेशनल, q से लिखते हैं ना, पूरा लिखने की क्या जरूरत है, x बिलोंग्स टू q, और दूसरा मान लेते हैं x नॉट बिलोंग टू q। q बोले तो रेशनल, तो x बिलोंग्स टू रेशनल और x नॉट बिलोंग टू रेशनल। अगर x रेशनल हुआ हमारा तो fx और gx में अगर रेशनल रखे तो यहाँ पर रेशनल से हमें क्या बोल रहा है, 0, तो f हो जाएगा हमारा 0, और g रेशनल पे क्या है हमारा x, तो ये क्या बनेगा हमारा 0 माइनस x। और अगर x इरेशनल हुआ तो f से हमें क्या मिलेगा, x माइनस g, इरेशनल में क्या है हमारा 0, तो ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो इक्वल टू माइनस एक्स, और ये क्या आ गया हमारा x। तो f माइनस जी फंक्शन जो है हमारा, वो अगर रेशनल हुआ तो माइनस एक्स है, अगर इरेशनल हुआ तो x है। अब हमें बताना है कि ये 1 1 है या नहीं, 1 1 है या नहीं। तो ये तो 1 1 ही है। कैसे कैसे पता चला कि ये हमारा 1 1 ही है। कोई दो डिफरेंट x पे सेम वैल्यू आएगा क्या फंक्शन का, कभी नहीं। ये बोल रहा है हम रेशनल जब रहेंगे तो माइनस एक्स देंगे, इरेशनल रहेगा तो हम x देंगे। ये दोनों खुद हमारा 1 1 टाइप है ना, और यहाँ से सिर्फ हमें रेशनल मिलेगा और यहाँ से सिर्फ हमें इरेशनल मिलेगा। समझ रहे हैं, जब यहाँ पर आप रेशनल वैल्यू रखेंगे x में तो ये भी आपका माइनस एक्स भी आपका क्या देगा, रेशनल ही देगा। तो यहाँ से हम कंफर्म है कि ये हमारा 1 1 तो होगा ही, साथ ही साथ ये सारा वैल्यू भी कवर कर रहा है। यहां से हमें सिर्फ और सिर्फ वो सारा वैल्यू जो रेशनल है वो मिल जाएगा, और यहां से प्लस एक्स से वो सारा वैल्यू जो इरेशनल है वो हमें मिल जाएगा। यहां से सारा रेशनल वैल्यू हमें मिल जाएगा और यहां से सारा इरेशनल वैल्यू मिल जाएगा। और आपको लग रहा है नहीं कोई ऐसा रेशनल या इरेशनल छूट रहा है, तो नहीं छूट रहा है, और रेशनल इरेशनल दोनों मिल गया। मतलब सारा रियल नंबर हमें मिल गया f माइनस जी से, सारा रियल नंबर मिल गया। तो इसका रेंज हमारा क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगा हमारा, ऑल रियल नंबर। तो ये 1 1 तो है, साथ ही साथ ऑन टू भी है, ऑन टू भी है। दो डिफरेंट एक्स पे सेम फंक्शन का वैल्यू नहीं है तो 1 1 होगा, और ये सारा रियल नंबर कवर कर रहा है तो ये ऑन टू भी होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा हमारा, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए। 1 1 क्यों है, क्योंकि किसी भी दो डिफरेंट एक्स पे सेम फंक्शन का वैल्यू नहीं। से अगर आप एच एक्स मान लेते हैं एच एक्स, तो किसी भी दो डिफरेंट एक्स पे एच एक्स का सेम वैल्यू नहीं है। आपको लगता है ऐसा कोई दो डिफरेंट एक्स इस पे सेम वैल्यू है, तो वो एक्स आप हमें बताइए। ऐसा कोई दो डिफरेंट एक्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारा 1 1 होगा। और ऑन टू क्यों होगा, क्योंकि एच एक्स का वैल्यू माइनस एक्स है, सारा रेशनल वैल्यू कवर कर लेगा हमारा। यहाँ से जितना भी रेशनल पॉसिबल है सब मिल जाएगा, और यहाँ से जितना भी इरेशनल पॉसिबल है वो सब मिल जाएगा हम, ठीक है।
तो रेशनल और इरेशनल दोनों मिल गया, तो मतलब रियल नंबर ही मिल गया, और रियल नंबर मिल गया तो इसका रेंज क्या हो जाएगा हमारा, ऑल रियल नंबर। तो ये हमारा ऑन टू फिर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जी एक्स हमारा क्या है, साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देन सेट ऑफ ऑल एक्स सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एफ, और इधर क्या है, जी ऑफ एफ वेयर फॉग एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। ये तो हमें मालूम है, तो हमें बताना है वो एक्स का वैल्यू जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है, इसे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर आपसे हम पूछे जी ऑफ एफ एक्स, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। जी क्या है हमारा, साइन एक्स, तो साइन में एक्स के जगह पे हम क्या रखेंगे, एफ एक्स, जो कि है हमारा एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा बनेगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या है हमारा, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स। अब अगर आपसे हम पूछे जी ऑफ एफ एक्स, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जी फंक्शन हमारा क्या है, साइन एक्स, तो एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स रखेंगे, जो कि है हमारा साइन स्क्वायर एक्स। तो एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, नहीं साइन एक्स स्क्वायर। जी ऑफ एफ एक्स हमारा क्या था, साइन एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, सॉरी, जी ऑफ एफ एक्स, ये हमारा आ गया। हमें चाहिए क्या, जी ऑफ एफ एक्स, ये चाहिए ना, तो निकाल लेंगे। पहले इसे डब्बे के अंदर बंद कर ले, जिससे आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो डायरेक्ट दिखते रहे। हमें चाहिए क्या, एफ ऑफ दिस वन, ये जो हम निकाले, बोले तो जी ऑफ एफ एक्स। तो ये हमारा क्या बनेगा, एफ के अंदर ये क्वांटिटी हमें रखना है, और एफ क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर, तो ये क्वांटिटी हमारा क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी हमें रखना है कहाँ, एक्स के जगह पे, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब हमसे पूछा क्या है, इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, यहां पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि दिस वन, बोले तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो ये हमारा है साइन एक्स स्क्वायर, यही है ना हमारा। तो यहां से हमारा क्या आएगा, सबको एक तरफ ले आएंगे, तो ये हमारा बनेगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक साइन ऑफ एक्स स्क्वायर हम बाहर कॉमन निकालेंगे, तो अंदर में क्या बचेगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, इक्वल टू क्या आ गया, 1। अब साइन का वैल्यू 0 कहां पर होता है, एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था ना हमारा ये। अब साइन का वैल्यू 0 कहां पर होता है हमारा, साइन का वैल्यू 0 कहां पर होता है हमारा, एन पाई पर। तो यहां पर से हम बोल सकते हैं, नंबर 1, साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन पाई, और साइन का वैल्यू 1 कहां पर होता है, 2n पाई प्लस पाई बाई 2 पे, 2n पाई प्लस पाई बाई 2 पे। तो यहां पर लिखेंगे, ऐसा करते हैं ना, इधर सेपरेट कर लेते हैं, साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू
साइन का वैल्यू 1 कहाँ पे आता है, 2n पाई प्लस पाई बाई 2 पे, प्लस पाई बाई 2 पे। तो n पाई कहने का क्या मतलब है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, n का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 माइनस पाई ये, और 2n पाई प्लस पाई बाई 2 कहने का क्या मतलब है, अगर 0 रखेंगे तो पाई बाई 2, 1 रखेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2, और माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3, -1 रखेंगे तो ये आएगा हमारा -3 पाई बाई 2। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, और इधर ऐसा ही चलता चला जाएगा। अब देखिए साइन का वैल्यू 1 से ज़्यादा कभी हो सकता है क्या, और -1 से कम कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। और ये सारा का सारा वैल्यू हमारा 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर का क्या वैल्यू मिलेगा, 5। यहाँ से x हमारा क्या मिलेगा, 5। 5 को ऐसे लिखते हैं ना, तो यहाँ से ऐसे बोलिए, सीधे लिखिए नो रियल वैल्यूज ऑफ x, नो रियल वैल्यूज ऑफ x। यहाँ से हमें x का कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि साइन का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे 1 से सब ज़्यादा ही आ रहा है और -1 से कम ही आ रहा है। अब इधर आए तो इधर भी साइन का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो पाई नहीं होगा, 3 पाई नहीं होगा, 2 पाई, 4 पाई कुछ भी नहीं होगा, -पाई भी नहीं होगा, एक सिर्फ पॉसिबल है, 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सिर्फ ये साइन का वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि साइन का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, -1 से 1। ठीक है, अब साइन का वैल्यू 0 होने का क्या मतलब है, साइन 0 कहां पर होता है हमारा, n पाई पर। तो यहां से हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर हमारा कैसा होना चाहिए, n पाई होना चाहिए, तभी इसका वैल्यू हमारा 0 होगा। इसका मतलब जो x है हमारा वो कैसा होना चाहिए, ±√n पाई होना चाहिए। एक्स स्क्वायर अगर n पाई है तो x हमारा क्या हो जाएगा, √n पाई ±√n पाई। और n क्या क्या हो सकता है आपका, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना, 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये एक के अंदर एक के अंदर एक, ये फंसाने वाला चीज था ना, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा इससे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, द फंक्शन f 0 से 3 और इधर क्या है 1 से 129, ठीक है, डिफाइंड बाई, और एफ एक्स हमें दिया हुआ इज 1 1 है, ऑन 2 है, क्या है यहाँ पर हमें ये बताना है। देखेंगे यहाँ पर एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, 2x³ - 15x² प्लस 36x + 1। ये तो क्यूबिक है ना, क्यूबिक तो हमेशा कहाँ होता है हमारा, -∞ से इन्फिनिटी होता है उसका रेंज, बट यहाँ पर कोड डोमेन 1 से 129 दिया हुआ है और डोमेन 0 से 3 दिया हुआ है, तो हमें देखना है 0 से 3 में ये 1 से 129 कवर कर रहा है कि नहीं। अगर 1 से 129 कवर कर रहा है तो रेंज इक्वल टू कोड डोमेन हो जाएगा, और हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑन 2। और रहा बात 1 1 या मिनी 1 का, तो वो f' निकाल के चेक कर लीजिए कि ये कर्व हमारा बेंड कर रहा है कि नहीं। अगर आप f' निकालेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, 6x² - 30x + 36। तो ये आपका आ जाएगा, 6 बाहर निकालिए तो ये बनेगा x² - 5x + 6। तो ये आपका बनेगा 6 टाइम्स, इसका रूट तो डायरेक्ट दिख रहा है, 2 और 3, 2 और 3, तो f' 2 बार 0 हो रहा है हमारा 2 और 3 पे। तो अगर इसका ग्राफ बनाने का कोशिश करें तो ऐसा करिए ना, 2 और 3 पे f' 0 हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली वैल्यू क्या आ रहा है उसका,
वो भी देखना जरूरी है। तो ऐसा करिए, पहले जीरो पे देखिए, जीरो पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1, जीरो पुट करिएगा तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा। और 3 पे देखिए, 3 पे कितना आ रहा है वैल्यू इसका, 3 पे अगर देखें तो ये आ जाएगा आपका 27 इंटू 2 54, और इधर 9 15 इंटू 9 कितना होता है हमारा 135 ना, 6 टाइम्स में, हाँ 135, और फिर 3 रखेंगे तो ये 108, और इधर +1, तो ये आपका आ जाएगा 108 + 1 109, 109 + 54 कितना आ जाएगा आपका 163 माइनस 135 कितना आएगा आपका 28, तो 28 आ रहा है हमारा। कितना आया हमारा 28, एक बार चेक कर लीजिएगा 28। अब अगर हम f ऑफ 2 निकाले, 2 पे f' 0 हो रहा है, तो 2 निकाल के एक बार देखिए कितना आएगा आपका 8 इंटू 2 16 माइनस 60 + 72 +1, तो ये आपका आ जाएगा 72 माइनस 16 12, 12 + 1 13, तो ये आ जाएगा आपका 29। तो f2 का वैल्यू हमारा 29 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा 29। तो अगर इसका ग्राफ बनाना चाहे 0 से 3 के बीच, ये रहा 0, ये रहा 3, 0 से 3 के बीच 2 और 3 पे इसका फंक्शन का डेरिवेटिव हमारा 0 हो रहा है, मतलब स्लोप 0, और 0 पे इसका कितना वैल्यू आया था 1 ना, तो 1 से शुरू होगा, और 2 इधर है ना, 2 पे कितना वैल्यू है 28, तो 2 पे 28, फिर 3 पे, एक सेकेंड, 3 पे 28 है और 2 पे 29 है, सॉरी, तो ये कुछ इस तरह का रहेगा 29, और फिर बेंड होगा हमारा 3 पे, और 3 के बाद बात ही नहीं कर रहा है, तो 3 के बाद अगर रहता तो ये हमारा ऐसा होता है, लेकिन 3 तक, 2 से 3 तक ही हमें देखना है। तो ये बेंड तो कर रहा है ना इधर, बहुत ही छोटा सा, आपको दिखाने के लिए बस हम थोड़ा ज़्यादा बेंड करा रहे हैं, बट 2 और 3 के बीच ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है ना, तो बेंड तो कर रहा है हमारा। तो अगर देखें तो 2 डिफरेंट एक्स पे सेम वाई का वैल्यू है, तो ये हमारा ऑन टू मेनी वन होगा, मेनी वन होगा। और रहा बात ऑन टू का, तो इसका रेंज कितना आ गया हमारा, ये 1 है ना, और ये 29, और ये जो है हमारा 28। हालांकि आपको 1 और 28 के बीच गैप कम दिख रहा है, बट ये आपको समझाने के लिए सिर्फ हम ग्राफ बनाए। तो इसका रेंज का अगर बात करें तो रेंज हमारा कहाँ से कहाँ आ गया 1 से 29, और कोडोमेन हमारा कहाँ है 1 से 129, तो ये तो बराबर नहीं हुआ मुझे लगता है ना ये 129 है ना, ये 1 लगता है गलती से लिखा गया है यहाँ पर, करेक्ट कर लीजिएगा इसे, मुझे लगता है ये 29 होगा, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है 29 होगा, एक बार आंसर हालांकि इसका देख लीजिएगा, बट मुझे लग रहा है ऐसा 29 होगा, क्योंकि एग्जैक्ट ऐसे कैसे मैच कर सकता है, मतलब ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ये ऑन टू भी है हमारा, मेनी वन ऑन टू लिखेंगे यहाँ पर। लिखना क्या है यार, डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक मारते हैं, मेनी वन मतलब नाइदर 1 1 बट ऑन टू, ऑन टू बट नॉट 1 1, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आंसर इसका देखिएगा, मुझे लगता है कि वो टाइपिंग मिस्टेक ही, हाँ टाइपिंग मिस्टेक ही था, तो इसे 29 आप कर लीजिएगा।
हालांकि विदाउट एनोटेशन में जो पीडीएफ अपलोड करेंगे वहाँ पर हम ये करेक्ट कर लेंगे, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए। तो इसे अच्छे से 1 को इरेज कर लीजिएगा, 1 से 29। तो इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट एफ हमारा -1 से 1 और इधर क्या है रियल ऑल रियल नंबर, ठीक है, बी सच दैट एफ ऑफ दिस वन, ठीक है, थीटा हमारा 0 से π/4 और π/4 से π/2 है, ठीक है, देन द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ 1/3 इज आर। तो एफ ऑफ 1/3 का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपसे किसका वैल्यू पूछा है, एफ ऑफ 1/3। तो एफ ऑफ 1/3 आपको कैसे मिलेगा कि cos 4 थीटा अगर आपका 1/3 हो जाए, तो cos 4 थीटा आपका 1/3 हो जाए तो आप एफ ऑफ 1/3 बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो किस थीटा पे cos 4 थीटा का वैल्यू हमारा 1/3 आ रहा है वो पहले निकाल लीजिए, तभी तो आप आगे प्रोसीड कर पाएगा ना। मान लेते हैं थीटा 1 पे cos 4 थीटा का वैल्यू आया हमारा 1/3, तो वो थीटा 1 अगर हम रख देंगे यहाँ पर, तो इधर क्या बनेगा एफ ऑफ 1/3 और इधर आपका वैल्यू एफ ऑफ 1/3 का निकल के चला आएगा। तो यहाँ से अगर cos 4 थीटा इक्वल टू 1/3 का अगर बात करें, तो cos डबल एंगल फॉर्मूला याद है आपको, क्या होगा, cos स्क्वायर 2 थीटा -1 इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से cos स्क्वायर 2 थीटा आपका क्या आ जाएगा, 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4/3/2, बोले तो 2/3 आ गया ना, 2/3। तो यहाँ से अगर आपसे हम cos 2 थीटा बोले तो वो आपका कितना आ जाएगा, √2/3। cos 2 थीटा आपका क्या आ गया, √2/3। और इधर राइट हैंड साइड हमारा क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स, इधर देखिएगा एफ ऑफ cos 4 थीटा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपका बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 आपका क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 अगर आपका cos 2 थीटा होता है, तो ये आपका क्या बनेगा, cos 2 थीटा +1। ट्रिग्नोमेट्री आ गया ना यहाँ पर, ठीक है। और cos 2 थीटा हमारा क्या आया था, ये प्लस माइनस दोनों होगा ना, प्लस माइनस दोनों होगा, रूट उस तरफ भेजेंगे तो ये आ जाएगा आपका, अगर आप प्लस के साथ खोलेंगे तो ये आपका बनेगा प्लस √2/3 +1 अपॉन √2/3 और माइनस √2/3 रखेंगे तो ये आपका बनेगा -√2/3 +1 अपॉन -√2/3। तो यहाँ से f cos 4 थीटा आपका आ गया, इधर से कितना आएगा, ये आपका इसे सॉल्व करेंगे क्या बनेगा आपका, ये 1 प्लस √3/2 आ जाएगा, और यहाँ से f cos 4 थीटा आपका क्या आ जाएगा, 1 -√3/2। cos 4 थीटा हम क्या रखे थे, 1/3, तो यहाँ से बोल सकते हैं f 1/3 इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस √3/2, ये रूट दोनों पर है, और f 1/3 इक्वल टू 1 -√3/2। आपको पूरा एग्जैक्टली थीटा निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ए और बी, तो ए और बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, इधर आ जाते हैं, इधर ही लिख लेते हैं ना, ए और बी, ए बी दोनों मल्टीपल करेक्ट है ना हमारा, ए और बी दोनों। बट इस क्वेश्चन में ना एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है हमारा, देखिए फंक्शन का क्या मतलब होता है कि एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आना चाहिए, जबकि यहाँ पर एक इनपुट पे तो दो आउटपुट आ गया, तो ये फिर फंक्शन रहा कहाँ। समझ रहे हैं इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, एक इनपुट पे दो वैल्यू नहीं होना चाहिए, एक इनपुट पे दो वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अब बोलेंगे कि अब आप में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि f1/3 का वैल्यू 1 प्लस रूट थ्री बाई टू ही सिर्फ होगा, ये नहीं होगा, तो क्यों, रीजन कुछ बताइए, हमारा तो दोनों आ रहा है ना, समझ रहे हैं। तो एक इनपुट पे दो आउटपुट आ रहा है, ये गड़बड़ है। तो इसका अगर थोड़ा सा सही आंसर का बात करें ना, तो ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है। क्वेश्चन बनाने वाले को ध्यान रखना चाहिए था कि एक इनपुट पे दो आउटपुट नहीं आना चाहिए, या फिर एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन देता जिससे हम इन दोनों में से सिर्फ एक ही करेक्ट कर पाते। तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, इसलिए जब ये क्वेश्चन आया था तो उसके बाद मार्क्स टू ऑल हुआ था, मार्क्स टू ऑल नहीं, मार्क्स टू जीरो, मतलब सबको जीरो मिला था शायद, जो भी ये बोनस हुआ जो भी हो, मतलब ये क्वेश्चन में ये गड़बड़ था। समझ रहे प्रॉब्लम क्या है, एक इनपुट पे दो आउटपुट कैसे आ गया, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। या फिर ये बोल दिए कि क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पर f(1/3) इज आर है लिखा हुआ है, यहाँ पर इस बात पे भी ध्यान देंगे, इज आर, f(1/3) आर, तो दो वैल्यू कैसे हो सकता है एक इनपुट पे फंक्शन का, फिर वो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इस बात का यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आंसर में क्या, 0 मार्क्स टू ऑल है ना, तो सबको 0 मिला था क्योंकि क्वेश्चन ही गड़बड़ था हमारा। अब 0 क्यों मिला, बोनस क्यों नहीं हुआ, मतलब सबको +4 क्यों नहीं मिला, इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें गड़बड़ क्या है वो सिर्फ आपको बताना था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ए बी। अब करेक्ट आंसर का क्या बात करें, अगर मार्क करना होता तो ए बी, जब 0 ही मिल गया, क्वेश्चन तो हो चुका ना 2012 में, तो अब उस पर बात करने से कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट एफ, और एफ हमारा क्या है, -π/2 से π/2, और रियल नंबर, ठीक है, बी गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू दिस वन, ठीक है। देन हमें बताना है कि एफ एक्स हमारा ऑड है या फिर इवन है या फिर 1 1 है, जो भी है 1 1 ऑन 2, ये सब पे डिस्कस करना है। देखेंगे यहाँ पर एफ एक्स हमारा क्या है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और इसका क्या बोल रहा है, क्यूब बोल रहा है ना, ठीक है। पहले ऑड और इवन पे बात कर लेते हैं। ऑड और इवन कैसे चेक करते हैं, एफ ऑफ -x निकाल के। तो अगर आप एफ ऑफ -x निकालेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, लॉग ऑफ सेक ऑफ -x प्लस टेन ऑफ -x का क्यूब। अब आपको पता होना चाहिए कि सेक के अंदर -x रहे या ना रहे, एक ही बात है। तो लॉग ऑफ, इसे लिख सकते हैं सेक एक्स को हम एस एक्स ही सिर्फ लिख रहे हैं, लेकिन आप इसे सेक एक्स ही समझिएगा। जनरली हम साइन एक्स के लिए एस एक्स लिखते हैं, बट आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर सेक एक्स का बात हो रहा है, तो इसलिए एस एक्स लिखे, ठीक है। और टेन के अंदर माइनस होता है तो वो माइनस बाहर फेंक देता है, ट्रिग्नोमेट्री में ये सब पढ़े हैं हम, ठीक है, क्यूब। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस टेन एक्स है ना, तो ऐसा करते हैं ना, इसे ऊपर नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इधर होल क्यूब है, ये ना भूलें। तो ये हमारा बनेगा लॉग ऑफ, ऊपर में क्या बना हमारा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स है ना, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसका क्यूब। तो ये हमारा बनेगा लॉग ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, क्या होता है हमारा 1,
तो ये 1/sec x प्लस टेन एक्स बनेगा हमारा, और इसका क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स का पावर -1, और इसका क्यूब ना भूलें। तो ये पावर जो -1 है वो इधर निकल के आ जाएगा, तो क्या बनेगा log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स का क्यूब। अब -1 का क्यूब कितना होता है हमारा, -1 ही होता है, तो ये हमारा बनेगा माइनस टाइम्स ऑफ log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स का क्यूब। और log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स का क्यूब हमारा क्या है, fx है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं माइनस, ये क्या चला गया यार आंख में, जो भी हो आंसू निकाल दिया, पता नहीं क्या चला गया, -fx। तो ये तो ऑड हो गया ना यहाँ से, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं f ऑफ -x इक्वल टू क्या आ गया हमारा, -fx। तो फंक्शन कैसा है हमारा, फंक्शन है हमारा ऑड। फंक्शन कैसा है हमारा, ऑड। तो अगर इवन और ऑड में बात करें तो ये ऑड वाला सही हो जाएगा, ये गलत, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 1 1 पे चेक कर लेते हैं, 1 1 पे क्या है हमारा, ये 1 1 पे चेक कर लेते हैं। तो एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो जगह खत्म हो गया ना, रुक जाइएगा। हाँ, तो ऐसा करते हैं ना, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, क्या क्या लिखा हुआ है हमारा, fx इक्वल टू क्या था हमारा, log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स है। sec x प्लस टेन एक्स है, तो इसे इसका क्यूब भी है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, log ऑफ ये क्या बनेगा 1/cos x, ये sin x अपॉन cos x, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x, ऐसे लिख सकते हैं क्या। ये बनेगा हमारा log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स को अगर हाफ एंगल में ब्रेक करें तो ये हमारा बनेगा 2 tan x/2। आप ऐसे डायरेक्ट भी इसे ब्रेक कर सकते थे, साइन एक्स बोले तो 1/cos x, cos x को भी हाफ एंगल में और tan को भी हाफ एंगल में ब्रेक कर सकते थे, जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। 2 tan x/2 1 प्लस tan² x/2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और नीचे में cos x है ना, तो cos x आपका क्या बनेगा, 1 माइनस tan² x/2 अपॉन 1 प्लस tan² x/2। तो ये आपका आ जाएगा log ऑफ, अच्छा ये क्यूब क्यूब ना भूले, सब पे क्यूब लगाते चले, तो ये आपका बनेगा 1 प्लस tan² x/2 प्लस 2 tan x/2, और नीचे में 1 माइनस tan² x/2, और ये ओवरऑल पे क्यूब लगा हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा log ऑफ, ये क्या है 1 प्लस tan x/2 का स्क्वायर है, और नीचे में क्या है 1 माइनस tan² x/2, जिसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan x/2 1 माइनस tan x/2, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, का क्यूब। तो एक 1 प्लस tan x/2 तो कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, log ऑफ 1 प्लस tan x/2 1 माइनस tan x/2, और इसका क्यूब। आगे बढ़ेंगे, 1 को आप tan π/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या बनेगा tan π/4
प्लस 10x/2 और नीचे में 10π/4 माइनस, इसे 10π/4 नहीं 1 लिखिए, 1 माइनस 10π/4 10x/2। 10π/4 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो 1 की जगह पे आप ये लिख सकते हैं, इसका क्यूब ना भूले। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है? 10π/4 प्लस x/2 का फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, तो इसे आप बोल सकते हैं log ऑफ 10x/2 प्लस π/4। तो सिंप्लीफाई करके देखें हम कहाँ तक ले आए हैं इसे, ठीक है, यहां तक हम इसे ले आए। अब देखिए हमें क्या पता करना था? 1 1 ना, तो 1 1 का अगर हम बात करें, ये हमारा आ चुका है -π/2 से π/2, ठीक है। x अगर हमारा इक्वल, x हमारा -π/2 से π/2 है, तो x/2 हमारा कहाँ से कहाँ होगा? -π/4 से π/4 होगा हमारा। ये इक्वलिटी साइन नहीं लगाना है यहाँ पर, ठीक है। सब तरफ हम 2 से डिवाइड कर देते, तो इधर π/4, इधर x/2, इधर प्लस π/4 हो जाएगा। अब हर तरफ अगर हम π/4 ऐड कर दे तो ये क्या बनेगा? -π/4 प्लस π/4, इधर आ जाते हैं, इधर बनेगा x/2 प्लस π/4 और इधर बनेगा π/4 प्लस π/4। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा क्या आ गया? 0, और राइट हैंड साइड हमारा क्या आ जाएगा? x/2 प्लस π/4 और इधर π/2। तो ये जो x/2 प्लस π/4 है वो कहाँ से कहाँ चल रहा है? 0 से π/2, 0 से π/2, और 0 से π/2 में अगर हम बात करें तो tan हमारा कैसा होता है? 1 1 होता है। tan हमारा कैसा होता है? 1 1, समझ रहे हैं? tan हमारा कैसा होता है? 1 1, और हर डिफरेंट x पे डिफरेंट आउटपुट आता है हमारा। तो लॉग के अंदर तो tan ही लिखा हुआ है ना, जब ये 1 1 हुआ तो ये 1 1 नहीं हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं? f ऑफ, अगर tan का बात करें -π/2 से π/2 में तो ऐसा वैल्यू होता है ना, तो 0 से π/2 में अगर देखें तो 0 से π/2 में, ये हटा दीजिए, सिर्फ आपको 0 से π/2 में देखना है। तो 0 से π/2 में इसका वैल्यू, 0 से π/2 में अगर हम बात करें tan का वैल्यू तो वो डिफरेंट आ रहा है हमारा, तो इसके लॉग के अंदर तो एट द एंड डिफरेंट वैल्यू ही जा रहा है ना, तो डिफरेंट जा रहा है, और लॉग खुद कैसा होता है आपका? 1 1, मतलब डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट आउटपुट देता है, तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 1, तो f(x) इज 1 1 इज करेक्ट। और ऑन टू का अगर हम बात करें तो 0 से, ये 10 के अंदर 0 से π/2 जा रहा है, 10 के अंदर 0 से π/2 जा रहा है, तो ये कहाँ से कहाँ देगा? 0 से इन्फिनिटी देगा, और 0 से इन्फिनिटी पे लॉग का वैल्यू हमारा क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी। लॉग के अंदर आखिर जा क्या रहा है? 0 से इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव जा रहा है, और पॉजिटिव के लिए लॉग डिफाइंड है, और पॉजिटिव पे लॉग हमारा क्या होता है? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। तो इसका रेंज का अगर हम बात करें तो रेंज भी हमारा क्या हो जाएगा? R। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इधर लिख लीजिए, लॉग के अंदर एट द एंड लॉग के अंदर क्या जा रहा है? 10 का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, तो लॉग के अंदर अगर 0 से इन्फिनिटी जाएगा तो यहाँ से लॉग का वैल्यू क्या देगा हमारा? 0 से इन्फिनिटी। लॉग का ग्राफ याद होना चाहिए आपको, कैसा होता है? ऐसा होता है ना जी, अगर पॉजिटिव वैल्यू रखिए तो 0 से इन्फिनिटी तक लॉग का वैल्यू हमारा जाता है, बोले तो 0 से इन्फिनिटी रखने पर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाएगा ना, यहाँ पर गलत ही लिख दिए। लॉग के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू रखिए तो वो पूरा रियल नंबर कवर करता है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप ग्राफ से, लॉग का ग्राफ।
तो आप जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ये एडवांस का सवाल है तो मल्टीपल तरीके से आप सोच सकते हैं। तो इतना तो हम लिखते ऐसे ही है, अगर एग्जाम में सॉल्व करना रहेगा तो क्या आप इतना लिखिएगा? बहुत सारी चीज़ तो आप कॉमन सेंस के बेसिक्स पे सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा ये 1-1 है और ऑन टू भी है। तो ए बी सी हमारा तीनों करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी तीनों हमारा करेक्ट होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसका क्यूब भी था, ये ना भूलें। कोई बात नहीं, अंदर जो भी उसका क्यूब करेंगे तो तब भी हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है? थोड़ा पानी पी लेता है यार। 6 में हमसे क्या बोल रहा है? लेट एक्स बी अ सेट विथ एग्जैक्टली 5 एलिमेंट। ठीक है, एक्स एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है और वाई एक सेट है जिसमें 7 एलिमेंट है। ठीक है, इफ अल्फा इज अ नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, अल्फा क्या है हमारा? नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। एंड बीटा इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स। ठीक है, बीटा हमारा क्या है? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स। देन वैल्यू ऑफ दिस वन इक्वल टू। तो अल्फा बीटा निकालिए और फिर ये वैल्यू आप निकाल लीजिएगा बहुत आसानी से। तो सबसे पहले अल्फा निकालते हैं। तो एक्स क्या बोल रहा है? 5 एलिमेंट का ना, तो ऐसा करिए ना, 5 एलिमेंट का एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, बस ऐसे एग्जाम्पल के लिए हम मान लिए ये ए बी सी डी ई है। ये क्या है हमारा? सेट एक्स। और ये क्या है हमारा? सेट वाई। थोड़ा बड़ा बनाएंगे, 7 एलिमेंट का है ना, तो वाई। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब अल्फा, अल्फा हमारा क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। 1-1 फंक्शन कहने का क्या मतलब है? कि हर डिफरेंट एक्स पे डिफरेंट वाई। तो मान लेते हैं ए पे 1, बी पे 2, सी पे 3, डी पे 4, ई पे 5। अब देखिए ये कैसे निकालिएगा? ये सवाल ना फंक्शन से ज़्यादा थोड़ा सा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हो गया। ए के पास कितना चॉइस है? आप अगर मान लीजिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े हैं अभी फिलहाल तो आप टेंशन में नहीं आइएगा, बट अब सवाल आ गया तो इसे सॉल्व करना है ना। तो फंक्शन का कम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यहाँ पर ज़्यादा यूज है। ए के पास कितना चॉइस था? 7 चॉइस था। ए के पास कितना चॉइस था? अल्फा निकाल रहे हैं ना अभी, नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन। ए के पास कितना चॉइस था? 7 चॉइस था। अब ए चुन लिया 1 को, अब बी किसी को भी चुन सकता है 1 को छोड़ करके, क्योंकि अगर 1 को चूज किया तो ए तो ऑलरेडी 1 को चूज किया हुआ, अगर बी भी 1 को चूज किया तो फिर ये मेनी 1 हो जाएगा ना, 2 डिफरेंट एक्स का सेम इमेज, तो फिर ये मेनी 1 हो जाएगा। जबकि हमें चाहिए कैसा? 1-1। तो बी जो है हमारा 1 को छोड़कर किसी और को चूज करे, तो 1 को अगर हटा दिए तो फिर हमारे पास कितना ऑप्शन बचा? 6 ऑप्शन। सिमिलरली सी के पास फिर कितना ऑप्शन बचेगा? ए बी एक एक अपना चूज कर लिया, तो सी के पास कितना ऑप्शन बचेगा? 7 में से 2 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 2 ऑलरेडी चूज हो चुका है, तो सी के पास 5। सिमिलरली डी के पास कितना बचेगा? 4। और ई के पास 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा अल्फा। अब आप चाहे तो इसे आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, बट अभी ऐसा जरूरत नहीं पड़ रहा है ना, बाद में अगर जरूरत पड़ा तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब बीटा पे ध्यान देते हैं। बीटा क्या बोल रहा है यहाँ पर? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स। वाई टू एक्स है, ध्यान रखिएगा। तो वाई क्या था हमारा? 1 2 3 4 5 6 7। और एक्स क्या है हमारा? ए बी सी डी ई। ये आपका y, ये रहा आपका x। तो बीटा आप कैसे निकालेगा? देखिए सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि ऑन टू फंक्शन कहने का क्या मतलब है कि रेंज में ये सारा का सारा एलिमेंट आएगा। तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखना है कि ये सारा का सारा एलिमेंट को कवर करना है, तो y के पास कम से कम इतना एलिमेंट हो जितना x के पास हो, तभी ये सारा का सारा एलिमेंट हमारा कवर कर पाएगा। तो यहाँ पर पहले चेक करेंगे कि y में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो x के इक्वल या
ग्रेटर देन या इक्वल टू है कि नहीं। तो यहाँ पर इसके पास 7 एलिमेंट है, उसके पास 5, तो यहाँ से बोल सकते हैं 7 इज ग्रेटर देन 5। हाँ, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑन टू फंक्शन पॉसिबल है। लेकिन हम मान लेते हैं इसके पास सिर्फ 4 ही एलिमेंट होता है, तो कभी भी ऑन टू फंक्शन पॉसिबल होता क्या ना, नहीं होता। कैसे, देखिए 1 को ऐसे सेट करा दिए ए के साथ, मान लेते हैं 2 का इमेज बी, 3 का सी, 4 का डी। अब ई को किसके साथ जोड़िएगा, मान लेते हैं 4 के साथ जोड़े, तो ऐसा कर सकते हैं क्या, अलाउड है क्या हमारा फंक्शन में, नहीं। एक इनपुट पे 2 आउटपुट कैसे आ सकता है। तो वाई के पास कम से कम इतना एलिमेंट होना चाहिए जितना एक्स के पास है, तभी सब एलिमेंट को हम कवर कर पाएंगे। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर 5 है, तो अब इसको ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। तो कम से कम इतना हो, ज़्यादा ज़्यादा से कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इतना हो। अब 6 और 7 है तो कोई बात नहीं, इसको भी इसके साथ कर दिए, इसको भी इसके साथ कर दीजिए, तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट कम नहीं होना चाहिए। कम होने में क्या प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है आपको, सारा एलिमेंट कवर नहीं हो पाएगा एक्स का, क्योंकि हमें ऑन टू बनाना है तो सारा एलिमेंट भी कवर करना जरूरी है। तो ऑन टू के लिए आप याद रखिएगा कि वाई के पास कम से कम उतना एलिमेंट हो जितना कि एक्स के पास हो। अगर मैथमेटिकली लिखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई, इसको क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी ऑफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एक्स। कार्डिनलिटी बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, ठीक है। और इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। क्या फॉर्मूला है, अगर इसके पास मान लेते हैं m एलिमेंट है और इसके पास n एलिमेंट है, तो फॉर्मूला है हमारा n टू द पावर m, ऐसे लिखिए, -1, ऐसे लिखिए, nc0, nc1, nc2, nc3 and so on up to n-1। इधर प्लस है ना, तो इधर माइनस, प्लस, माइनस, और इधर, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया क्या ऐसा ज़्यादा डिजाइन में करने से यही होता है ना। फिर इधर लिखिएगा nc0 n का पावर m माइनस nc1 n-1 का पावर m प्लस nc2 n-2 का पावर m एंड सो ऑन, -1 का पावर n-1 nc n-1 n-1 का पावर m, ठीक है। ये है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला में आप अगर यहाँ पर रखेंगे तो n आपका कितना है 5 और ये कितना है 7, यही है ना। तो ये आपका आ जाएगा nc0 कितना होता है हमारा 1 होता है, और ये 5 ये 7, तो ये आएगा 5 का पावर 7, और इधर 5c1 और 5-1 4 का पावर m बोले तो 4 का पावर 7, फिर प्लस 5c2, इधर कितना आ जाएगा 3 का पावर 7, फिर माइनस 5c3, एक और प्लस है एक और माइनस, एक और प्लस है एक और माइनस, प्लस माइनस ऐसे, तो ये 5c3 n- मतलब 5 माइनस कहाँ तक 2 तक पहुंच गया, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, तो 2 का पावर 7, फिर प्लस 5c4 1 का पावर 7, 1 का पावर 7, तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला लिखे ना आपके सामने, इस फॉर्मूला का कोई फ़ायदा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट हम ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। बस ये फॉर्मूला का ड्रॉबैक क्या है, या बोलिए कि खराबी क्या है, कि क्या आप 5 टू द पावर 7 और ये जो बड़ा बड़ा सारा 4 टू द पावर 7 एक 2 या 3 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो तो नहीं कर सकते ना, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। 5 टू द पावर 7 कितना होगा आपका, कैलकुलेट ही करते रह जाइएगा और टाइम आपका पार हो जाएगा और 1-2 क्वेश्चन और आपका छूट जाएगा। तो ये फिर सवाल जे एडवांस से दिया क्यों था, आपका टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं। अगर सवाल दिया है तो सॉल्व करने के लिए दिया है ना, तो ऐसे इसे सॉल्व करना ही नहीं था। बट ये हम इसलिए आपको करा के दिखाया क्योंकि एक फॉर्मूला है
जिससे आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन मिल जाता है, बट इसे आपको यूज़ नहीं करना था। और कहीं भी हम इस फॉर्मूला को आपको थियोरेटिकल पोर्शन जब कवर कर रहे थे तो वहाँ पर नहीं बताए थे, क्योंकि इसका कोई होना ना होना बराबर है। छोटा वैल्यू के लिए ठीक है, अगर m का वैल्यू 2 n का वैल्यू 3 है, इस टाइप का है तो आप ठीक है कर लीजिएगा बहुत ही आसानी से, मतलब छोटे वैल्यू पे 2 या 3, 3 4 तक ओके है। m n अगर आपका 3 4 है तो वहाँ तक ओके है, कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 का पावर 4 या 4 का पावर 3 उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन 5 का पावर 7 कितना होता है, कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट ही करते रह जाइएगा, कैलकुलेटर नहीं रहेगा तब, ठीक है। तो हमें ऐसे नहीं बढ़ना है। तो फिर बीटा निकालना कैसे है, बीटा कैसे निकलेगा उस पर बात करेंगे, देखेंगे यहाँ पर। उससे पहले एक स्लाइड ऐड करेंगे, एग्जैक्टली बीटा निकलेगा कैसे। अब एडवांस में पूछा है तो कुछ ना कुछ तो इसका तरीका होगा ना निकालने का, देखेंगे यहाँ पर। अब देखिएगा, पहले भी आपको कहे थे ये फंक्शन से ज़्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है। हाँ, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ही सवाल है। अब कैसे देखेंगे यहाँ पर, अगर आप नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर बता रहे हैं ना आपको। और अच्छे से जब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब आप पढ़ लीजिएगा तब तो अच्छा ही रहेगा फिर। लेकिन नहीं पढ़े फिर भी आपको समझ में आ जाए, कोशिश अगर करे तो यहाँ पर क्या था हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ए बी सी डी ई, ये था हमारा y और ये था हमारा x। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट का अगर बात करें तो है 7, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट का बात करें तो क्या है हमारा 5। और हमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब देखिए, अगर आपको ऑन टू फंक्शन चाहिए तो ऑन टू फंक्शन चाहिए, इसका मतलब क्या, ए बी सी डी ई सारा आपका कवर होना चाहिए रेंज में। तो अगर आप ए का 1 का इमेज ए मान लिए, 2 का इमेज बी मान लिए, 3 का सी, पहले पूरा कवर कर रहे हैं, इसलिए हम 3 का बी नहीं किए, क्योंकि पहला मकसद मेरा क्या है, सबको कवर करना। तो सबको कवर करना है तो सबको डिफरेंट इमेज दीजिए, 4 का डी, 5 का ई, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 में तो आप डिफरेंट इमेज दे दिए। अब 6 और 7 के पास क्या चॉइस है, या तो 6 और 7 दोनों एक ही एलिमेंट, 6 और 7 पे दोनों, 6 और 7 दोनों पे एक ही इमेज आए, या फिर अलग से ही बना लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है आपको। 1 2 3 4 5 6 7, ए बी सी डी ई। तो 1 का इमेज ए था, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी, 4 का इमेज डी, 5 का इमेज ई। तो एक 6 और 7 के पास एक चॉइस ये था कि दोनों का इमेज एक ही हो, मान लेते हैं ई, या फिर दोनों का डिफरेंट इमेज हो, या फिर दोनों का डिफरेंट इमेज हो, मान लेते हैं 6 का ई और 7 का डी। समझ रहे हैं। तो अगर आपको ऑन टू फंक्शन बनाना है तो अगर आप अच्छे से सोचे तो एक तरीके से हमारे पास 7 एलिमेंट है, तो पहला 5 को तो आप एक एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करा दिए, और फिर लास्ट वाले के पास आपके पास दो ऑप्शन, या तो दोनों को एक ही एलिमेंट के पास भेजे, या फिर दोनों को अलग अलग, दोनों का अलग अलग इमेज बनाए। अगर दोनों का एक ही इमेज बनाते हैं तो यहां पर एक तरीके से सवाल आपका ये नहीं हो गया कि 7 डिफरेंट चीज का हमें ग्रुप बनाना है, 7 डिफरेंट चीज का हमें ग्रुप बनाना है, जहां पर एक एक का 5 ग्रुप, 5 नहीं 4 ग्रुप है, एक एक का 4 ग्रुप है। तो 1 फैक्टोरियल टू द पावर 4 4 बार हो रहा है ना, और जितना पावर उतना ही यहाँ पे फैक्टोरियल। और 3 का एक ग्रुप हो, समझ रहे हैं। हो सकता है अभी आपके ऊपर से पार हो रहा हो ये, क्योंकि अभी आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े ना। तो ऐसा करते हैं ना, पहले थोड़ा सा उसका थियोरेटिकल पॉइंट आपको बता देते हैं, नहीं तो आप ज़्यादा फिर कंफ्यूज होइएगा। न्यू स्लाइड। अभी एक फिलहाल आप इसे रट लीजिए, क्या रट लीजिए कि अगर आपके पास m प्लस
एन डिफरेंट चीज है, m प्लस एन डिफरेंट थिंग्स है, m प्लस एन डिफरेंट थिंग्स है, और उसको आप m ग्रुप ऑफ m और n में ब्रेक करना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, m प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, और अगर मान लेते हैं n प्लस एन डिफरेंट थिंग्स है और आपको ग्रुप बनाना है एन का 3, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, n प्लस एन कितना हो जाएगा आपका 3n ना, 3n फैक्टोरियल, और ग्रुप कितना का बनाना है n का, और ऐसा टोटल कितना ग्रुप बनाना है, 3 बनाना है ना, तो n फैक्टोरियल का पावर 3, और जितना पावर उतना ही फैक्टोरियल से आपको मल्टीप्लाई करना है। अभी फिलहाल इसे एक तरीके से रट लीजिए, जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए, मान लेते हैं आपके पास 18 टोटल 18 है, और आपको मान लेते हैं 3 3 3 3 3 मान लेते हैं, और 2 का 2 ग्रुप बनाना है, और एक का मान लेते हैं 5 बनाना है। ऐसा करिए, 2 का 3 बना लीजिए, 3 का 2, तो ये 6 हो गया आपका, और ये 6 12, और एक का मान लेते हैं 6 बना लिए, 3 4, ऐसा करिए 2 का ही एक और बना लिए, तो 3 3 6, और इधर कितना आ गया आपका 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अगर मान लेते हैं आपको 3 का 2 ग्रुप बनाना है, और 2 का 4 ग्रुप बनाना है, और 1 का 4 ग्रुप बनाना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग दिस ग्रुप क्या हो जाएगा हमारा, 18 फैक्टोरियल अपॉन 3 वाला, 2 बार आया तो पावर 2, जितना आया पावर आया उतना फैक्टोरियल, फिर 2 वाला कितना है 4 है ना, तो 2 फैक्टोरियल का पावर 4, जितना पावर आया उतना फैक्टोरियल, 1 वाला 4 है ना, तो 1 फैक्टोरियल का पावर 4 इंटू जितना पावर आया उतना फैक्टोरियल। तो अभी अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े तो हो सकता है आपके ऊपर से जा रहा हो ये सब चीज़, बट बस इतना समझ लीजिए, और अब नहीं आ रहा हो तो नहीं आ रहा हो, कोई बात नहीं। फंक्शन पहले है ना, पीएनसी अभी पढ़े हैं आप, नहीं पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको शायद नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन जो पढ़े उन्हें समझ में आ रहा हो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ग्रुपिंग ग्रुपिंग कैसे करते हैं वो यहाँ पर समझ रहे हैं हम, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर 1 से लेकर के 7 डिफरेंट चीज है, उसका हमें ग्रुप बनाना है, एक का 4 ग्रुप बनाना है, और 3 का 1 ग्रुप बनाना है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पर सेम, यहाँ पर एक का 4 ग्रुप, और 2 का 2 ग्रुप, जैसे 5 और 6 ई के साथ है, और 7 और डी किसके साथ है, 4 और 7 डी के साथ है, ठीक है। तो एक का 3 ग्रुप हुआ ना, 1 2 3 ये से, तो 3 फैक्टोरियल, और जितना पावर उतना इधर आ जाएगा, इनटू, और फिर 2 का 2 ग्रुप है, तो पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आप ऐसे कर भी सकते हैं, 1 2 3 4, और फिर 3 का है, और इधर क्या है 1 1 1 का 3 है, और फिर 2 2 का ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि ये ऐसा एक अरेंजमेंट हो गया, तो ऐसा टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या है, ये है। मुझे लगता है कि अगर आप पीएनसी नहीं पढ़े होंगे तो शायद ऊपर से जा रहा होगा, बट ऐसा समझ लीजिए कि इसे ग्रुप किया जा रहा है यहाँ पर, एक का 4 और फिर एक 3, ठीक है। तो बस इसे हमें सम कर देना है, तो हमारा बीटा आ जाएगा, तो ये हमारा बनेगा 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे में क्या है 1 टू द पावर कुछ भी रहे 1 ही रहता है, और 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और इधर अगेन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे में क्या है हमारे पास 3 फैक्टोरियल, ये 3 अच्छे से लिखेंगे, और इधर क्या है 2 का स्क्वायर,
और इधर भी 2 है ना, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही, तो 2 का स्क्वायर 1, 2 का क्यूब, तो 8 हो गया हमारा। तो इधर से ये 4 फैक्टोरियल गया, 3 फैक्टोरियल बोले तो 6 और 6 गया, और इधर 3 फैक्टोरियल गया 4, और इधर से 2 गया तो 3, तो 4 2 8 ये हो गया हमारा। तो इधर से कितना आएगा हमारा 35, 35, और इधर 7 2 3 21, 21 इंटू 5 105, तो ये आ गया आपका 140। तो बीटा आपका कितना आ गया 140, 140। हाँ, इसको अरेंज तो किया ही नहीं ना, अरे ये 5 फैक्टोरियल कर लीजिएगा दोनों तरफ, ये तो ग्रुपिंग की है और फिर असाइन भी तो कराना है ना, अरेंज भी तो करना है। तो ये पूरा पीएनसी का एक तरह का सवाल हो गया, पीएनसी आप नहीं पढ़े हो तो हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रहा हो, लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिएगा। बीटा आपका कितना आ गया, इन सभी में 5 फैक्टोरियल था, तो ये ऐसे कर लीजिएगा। तो ये आ गया आपका, इधर लिख लीजिएगा 5 फैक्टोरियल 35 प्लस 105 बोले तो 5 फैक्टोरियल इंटू 140। अब बीटा आ गया आपके पास, अल्फा आ गया आपके पास, आपको निकालना क्या है, आपको चाहिए क्या था, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो बीटा आपका आ गया कितना 5 फैक्टोरियल इंटू 140, अल्फा कितना था आपका, अल्फा तो बहुत आसानी से निकल गया था ना, 7 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, और डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल। तो ये आपका कितना आ जाएगा, इक्वल टू ये और ये तो गया, कितना बचा 140, और इधर कितना आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, और नीचे में क्या है 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बोले तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इधर 5 4 3 5 4 3 कैंसिल, 2 ये 3 टाइम्स में कैंसिल, तो ये आपका आ गया 140 माइनस 21, कितना होता है आपका 119। तो 119 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इज 119, ठीक है 119। अब मुझे लगता है कि बीटा आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। एक तो फॉर्मूला है डायरेक्ट ये निकालने का कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना होता है, जिससे आप अगेन एग्जाम में नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत लेंदी है हमारा। दूसरा तरीका आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि ये अगर हमें फंक्शन ऑन टू चाहिए तो पहले तो सबको असाइन करा दिए हम 1 से लेकर के 5 तक, फिर 6 और 7 के पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, या तो दोनों किसी एक के पास चला जाए, दोनों मतलब दोनों का इमेज किस कोई दोनों का इमेज सेम ही हो, या फिर दोनों का इमेज डिफरेंट हो। अगर दोनों का इमेज सेम हुआ तो अब यहाँ पे ये जो 4 है हमारा अलग हो गया, और ये 3 का एक ग्रुप बन गया। ये 4 हमारा एक एक का ग्रुप बना रहा है एक तरीके से, ठीक है। और इस केस में अगर बात करें तो 1 2 3 4 ये एक एक का ग्रुप बना लिया, और 5 ये तीनों असाइन हो गया था। फिर 6 और 7 के पास क्या ऑप्शन है, ये तो दोनों एक से साथ जाए ये तो देख लिए, और दोनों अलग अलग के साथ जाएगा तो ये 3 तो हमारा एक एक का ग्रुप बन जाएगा। फिर 4 और 7 ऐसे देखेंगे, 4 और 7 का एक ग्रुप बन गया, और फिर 5 और 6 का एक ग्रुप बन गया। मतलब 5 और 6 का इमेज सेम है, ग्रुप बन गया मतलब क्या है 5 और 6 का इमेज सेम है। तो एक तरीके से ग्रुप बनाने के बराबर हो गया ना, और ग्रुप बनाने का फॉर्मूला हमारा ये होता है, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 7 डिफरेंट थिंग्स विच कंटेन्स ग्रुप ऑफ 1 4 होना चाहिए हमारा, और ग्रुप ऑफ 3 1 होना चाहिए हमारा। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। और फिर जब ग्रुप बन गया तो अरेंज करा दिए, मतलब इमेज बना दिए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ये सवाल है ज़्यादा, तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो टेंशन नहीं लीजिएगा अगर आपको अभी नहीं समझ में आया होगा तो, क्योंकि जब तक वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और अभी तो हम नहीं कराया ना पीएनसी, बट कराएंगे कुछ समय जल्दी कराएंगे, ठीक है, और वो ज़रूर से ज़रूर कराएंगे। तो इसका आंसर 119। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। कब पूछा गया था हमसे, जेईई एडवांस 2018 में हमसे पूछा गया था, और काफ़ी अच्छा सवाल था यार, काफ़ी अच्छा सवाल था। ये चीज़ सोचना ही दोनों का कंसेप्ट मिला दिया, फंक्शन और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट मिला दिया। एक तरीके से फंक्शन से ज़्यादा ये पीएनसी का सवाल है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सवाल है।
इस तरह का सवाल ही ना मतलब टॉपर लोग करते हैं, और ठीक है, अच्छा सवाल है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अब जेई मेंस और जे एडवांस के ऊपर जितना क्वेश्चन हो सकता था हम करा दिए, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारा क्वेश्चन है ना। जैसे 2018 तक ही जेई मेंस पीवाईक्यू कराया और एडवांस भी 2018 तक ही कराया, तो उसके बाद का हम कभी जरूर से जरूर लाएंगे। तो अभी जितना इंपॉर्टेंट मुझे लगा उतना ले आए, या फिर कुछ भी और भी कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन अगर मुझे लगता है ऐसा चल करके नहीं ऐड करना चाहिए, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी छूटा होगा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ रहा तो जरूर से जरूर एडिशनल लेक्चर वीडियो में उसे हम लाएंगे ही। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और काफ़ी सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। थैंक यू एवरीवन।